एनपीए 25/5/2026 रिमेनिंग पार्ट रह गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 से आज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा तथा न्यायिक पुनरावलोकन के मध्य क्या अंतर है? न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? आर्टिकल किसमें बात करेंगे? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इनमें बात आ जाएगी हमारी न्यायिक समीक्षा की। और न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 137 में। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने ही दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करती है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अपना ही कोई निर्णय पहले दे दिया, उसके बाद उस पर पुनर्विचार किया, तो पुनरावलोकन, दोबारा से अवलोकन, इसको कह रहे हैं। लेकिन यह हो गया न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक समीक्षा क्या चीज है? कोई नियम कानून सरकार ने बनाया है, वो संविधान में कितना खरा उतर रहा है, संविधान के अनुरूप है या नहीं है, कुछ अलग से तो नहीं है बना दिया है वो, तो इसको देखना कहलाता है न्यायिक समीक्षा। समीक्षा करना इसका, ठीक। तो न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 में न्यायिक समीक्षा के संबंध में बातें हैं। जैसे आर्टिकल 13 में क्या है? न्यायपालिका को यह शक्ति है कि वह किसी भी ऐसे कानून की समीक्षा कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो कोई भी कानून। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाता है तो न्यायपालिका उसे शून्य या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आर्टिकल 13 में लिखा है। आर्टिकल 32 आप जानते हो, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 5 तरह की रिट इसके अंतर्गत आती हैं, तो वो इसका संरक्षण ही तो है, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो इसमें भी समीक्षा होती है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की विधायी शक्ति या कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है इसके तहत, 32 के तहत। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान की आत्मा कहा गया है इसे बी आर अम्बेडकर द्वारा, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 226 राज्यों के उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और उच्च कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह आर्टिकल मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। हाईकोर्ट के संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 226 में यहीं पे आता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वैसे ही हाईकोर्ट में 226 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। न्यायिक समीक्षा में न्यायपालिका किसी कानून या सरकारी फैसले की संवैधानिकता की जांच करती है, जबकि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायपालिका अपने ही फैसले पर, कोई पहले फैसला दिया हो उस पर पुनर्विचार करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। चुनाव आयोग की नियुक्ति संबंधी प्राविधान संविधान की किस अनुच्छेद में है? नियुक्ति प्रक्रिया को भी समझाइए। आर्टिकल 324(2) में इसका प्राविधान है, आर्टिकल 324(2) में। और कौन करता है इसकी नियुक्ति? एक पैनल होता है जिसमें भारत का प्रधानमंत्री, अभी इसी की तो बात हुई ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया प्रासंगिकता ही क्या है विपक्ष के नेता की। फिर जब अपना प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट का एक मेंबर होगा और तीसरा मेंबर होगा विपक्ष का, तो बहुमत तो हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि उसकी कैबिनेट का जो मंत्री है वो प्रधानमंत्री के ही विरुद्ध चला जाए। तो इसकी प्रासंगिकता क्या है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह से कैग वगैरह के नियुक्ति होती है उसमें एक मध्यस्थ पद होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, न्यायपालिका का, तो उसी तरह से एक स्वतंत्र बॉडी का कोई व्यक्ति उसमें भी पार्टिसिपेट करे, ताकि फिर बहुमत की ऐसी स्थिति ना आए। ऐसे में तो हर बार वही बन जाएगा जिसे प्रधानमंत्री चाहेगा। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अन्य आयुक्तों की नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और राज्यों के अंदर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग का प्राविधान है। और केंद्रीय चुनाव आयोग के सुझाव पर राष्ट्रपति राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है और राष्ट्रपति समय समय पर संसद के निर्धारण के अनुसार इनकी संख्या में परिवर्तन कर सकता है, चुनाव आयुक्तों की संख्या। जैसे वर्ष 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989, तब तक चुनाव आयुक्त की संख्या होती थी 1 और फिर कर दी गई 3। फिर 1990 में फिर से 3 से घटाकर 1 कर दी, और फिर 1993 में फिर से 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। तो समय समय पर चेंजेस करने की पावर राष्ट्रपति को है। वर्तमान में 3 सदस्यीय संस्था होती है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 जिसमें मतदान की उम्र कर दी गई थी 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की उम्र, और सदस्यों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। 90 में फिर से 3 से 1 कर दी गई, और फिर 93 में 1 से फिर से 3 कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है।
सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करता है, संसद द्वारा जो निर्धारित होता है वही राष्ट्रपति उसको निर्धारित करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, इसका कार्यकाल निश्चित होता है 65 वर्ष या 5 साल, ठीक है 6 साल। हाँ, कदाचार और दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति उसको हटा सकता है उसके पद से। कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष होता है। कार्य क्या होता है इसका? निर्वाचक नामावली बनाना। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? निर्वाचक नामावली बनाना, योग्य मतदाताओं की पंजीकरण करना, जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका परिसीमन करना। आर्टिकल 82 राष्ट्रपति इजाजत देता है परिसीमन की। जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, जब भी लोकसभा इलेक्शन आता है तो उसके, या फिर राज्य विधानसभा इलेक्शन आते हैं तो राज्यों का परिसीमन होता है। ऐसे ही केंद्र का परिसीमन होता है लोकसभा इलेक्शन से पहले। जैसे अभी चल रहा था ये हमारा नारी शक्ति वंदन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, उसी की आड़ में दूसरा एक वो परिसीमन वाला कॉन्सेप्ट भी साथ में चल रहा था। इसी के तहत अभी तभी तो ऐसा हुआ कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की है। क्या घोषणा की? वो घोषणा ये कर दी कि भैया ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलता है तू वाला खेल रहे हैं। क्यों? 1976 में कहा कि जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो। अब हमने जनसंख्या कम कर दी तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सीटें कम हो जाएंगी लोकसभा में। तो उन्होंने अब नई स्ट्रेटेजी ढूंढी है। उन्होंने, वहां की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि भैया 3 बच्चे करो तो 30,000 रुपए देंगे, 4 बच्चे करोगे तो 40,000 रुपए दे देंगे। ये योजना वहां घोषणा चल रही है। वहां प्रतीक चिन्ह देना, ये काम है इसका, चुनाव आयोग का काम है प्रतीक चिन्ह देना। कमल का फूल, आप हाथ का पंजा, ये सब देखते हो तो। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये सब काम है इसके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27, 28। हाल ही में हुए चुनाव में केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वीडी सतीशन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। नीलकंठ महादेव मंदिर राज्य में कहां स्थित है? ऋषिकेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में है। नीलकंठ अगर आएगा क्या पर्वत, वो कहां है? वो बद्रीनाथ में है। नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ शिखर पे ही तो बद्रीनाथ मंदिर है ना। नर और नारायण पर्वतों के बीच में नीलकंठ पर्वत पर बद्रीनाथ धाम है, चमोली में। और नीलकंठ महादेव अगर मंदिर आएगा तो ऋषिकेश पौड़ी में है। अच्छा, ऋषिकेश पौड़ी में मणिकूट नाम का एक पर्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस मणिकूट पर्वत में स्वर्गाश्रम नाम की जगह है। स्वर्गाश्रम से कुछ ही दूरी पर एक 84 कुटिया धाम नाम की जगह है। किसने बनाया था? महर्षि महेश योगी ने। कब बनाया था? 1967। ठीक है। यहां पर एक अगले ही साल 84 कुटियाएं, मतलब एक डोम जैसे हैं, 84 कुटियाएं हैं। वहां पे लोग शांति के लिए जाते हैं, योग वोग करते हैं और आ जाते हैं, शांति मिलती है, कहते हैं, अनुभूति होती है ऐसी। तो मणिकूट पर्वत याद रखना, मणिकूट पर्वत में ही है। किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र? राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गगत आता है। ये जो मैं 84 कुटिया धाम कह रहा हूं आपसे, 84 कुटिया धाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस म्यूजिक बैंड आया हुआ था 1968 के समय पे। उस बैंड का क्या नाम था? इसका नाम इसलिए बदल गया 84 कुटिया धाम से। बीटल्स बैंड आया था, यूएसए का फेमस, इसीलिए इसको बीटल्स केव भी कहा जाता है। 84 कुटियाएं हैं यहाँ पे, ध्यान के लिए फेमस है बीटल्स केव। इसे पहले बंद कर दिया गया था 1985 में पब्लिक के लिए, क्योंकि ये कैसा एरिया है, ये नेशनल पार्क का एरिया है, लोग गंदगी मचा रहे थे और कई ऐसे सिचुएशन हो जाए तो इसे बंद कर दिया। 8 दिसंबर 2015 को इसे पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। देश का पहला ग्रीन रोप वे कहां बनाया जा रहा है? यहीं बनाया जा रहा है ग्रीन रोप वे, नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। अभी क्यों चर्चा में, क्यों बात कर रहे हैं हम नीलकंठ महादेव मंदिर की? क्योंकि सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्रीन रोपवे कहां बनाया जाएगा? नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी के लिए बनाया जाएगा। समीप में एक बहुत फेमस मंदिर है यहां पे, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 हो गया, 21, अरे नंबरिंग गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, रामपुर तिराहा कांड के 5 बिंदु को लिखिए। रामपुर तिराहा कांड, पहला पॉइंट, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था। रामपुर तिराहा कांड में दिल्ली में जा रहे थे, रैली करने के लिए शांत रूप से जा रहे थे उत्तराखंड के स्वतंत्र राज्य प्राप्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, और रास्ते में ही यूपी के मुजफ्फरनगर के पास में रामपुर नाम की जगह में अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ और कई लोगों को प्रताड़ित किया, गोली वोली मार दी। इसमें पुलिस भी शामिल थी और ये केस आज भी चल रहा है, आता रहता है इसके बारे में न्यूज़पेपर में। तो यह हुआ था 2 अक्टूबर को, ठीक। इसमें कितने लोग शहीद हुए थे? 6 लोग शहीद हुए थे। नाम बता पाएंगे? राजेश लखेड़ा हैं, और
सूर्यकांत थपलियाल और क्या क्या नाम थे, चलो अभी नाम देख लेंगे, थोड़ा सा मेरे को ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो रामपुर तिराह कांड के बारे में 5 बिंदु और क्या बताएं फिर इसके बाद। इसी के बाद तो हुए थे वो सारे आंदोलन उत्तराखंड में इसके बाद क्या कहते हैं, जगह जगह पे आंदोलन हुए अगले ही दिन। और हम देखते हैं कि श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था इसके बाद, जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत वो शहीद हो गए थे। उसका नेतृत्व किया था दिवाकर भट्ट ने, उस और खेत पर्वत चले गए थे उसके बाद वो। दिवाकर भट्ट कौन है, यूकेडी के संस्थापक दिवाकर भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में। तो रामपुर तिराह कांड राज्य आंदोलन के संबंध में इंपॉर्टेंट है। हाँ, नाम पता है, एक बार नाम बताइए जरा। 6 लोग मरे थे इसमें, सॉरी 6 लोग शहीद हुए थे इसमें। गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, रविंद्र रावत, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, अशोक कुमार, ये लोग शहीद हो गए थे और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था। तो केस चल रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी ने ताशकंद में एशिया जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? समीर रावत ने जीता है और इसके साथ ही कांस्य पदक भी जीता है एक ने, हर्षवर्धन ने जीता है। ये समीर रावत पिथौरागढ़ के हैं, हर्षवर्धन नैनीताल के हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध वाग्देवी की मूर्ति का संबंध किस राजवंश से रहा है? परमार राजवंश में। मध्य प्रदेश में धार नाम का जिला है और वहीं पे अभी चर्चा में बना हुआ है, इंदौर हाईकोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है कि जो यहाँ पे भोजशाला नाम का जो प्रकरण है वो चर्चा में है, उसने वर्डिक्ट दिया कि हिंदुओं का आस्था का केंद्र है इस टाइप का। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भोजशाला परिसर है वहां पर राजा भोज, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वो डायलॉग नहीं पढ़ते आप, तो वो राजा भोज के ही संबंध में है। ठीक है, तो राजा भोज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ परमार राजवंश का। तो परमार राजवंश से ही संबंधित है वाग्देवी की मूर्ति। क्या है ये वाग्देवी की मूर्ति? राजा भोज ने एक पुस्तकालय बनाया, यहां पाठशाला बनाई, यहां सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, बहुत इंपॉर्टेंट। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला किस शासक ने बनाई? राजा भोज ने बनाई थी। और उसी कंठाभरण पाठशाला में स्थापित की वाग्देवी की मूर्ति। और उसी वाग्देवी की मूर्ति में आज के टाइम पे ज्ञान का प्रतीक मानी जाने वाली वाग्देवी की मूर्ति, सरस्वती माता की मूर्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार का सिंबल है, वो दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ना ज्ञानपीठ। अगला सवाल है, हाल ही में इंदौर उच्च न्यायालय ने भोजशाला निर्णय चर्चा में रहा, इंदौर उच्च न्यायालय का भोजशाला निर्णय चर्चा में रहा। इस संबंध में यह बताइए कि भोजशाला सरस्वती कंठाभरण पाठशाला की स्थापना किस राजा ने की थी? राजा भोज ने की थी, राजा भोज ने। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सोशल मीडिया पर युवा मीडिया पत्रकारों और आरटीआई एक्टिविस्टों को कॉकरोच की संज्ञा देने के बाद एक उभरती हुई ऑनलाइन पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में रही। इसके संयोजक कौन रहे? अभिषेक दिपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा पद्धति R1, R2, R3 को समझाइए। R1 प्राइमरी लैंग्वेज हो गई, पहली वो भाषा जो स्कूल में, जिस भाषा में ही सारी कुछ चीजें होंगी। जैसे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश में ही उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ वो अंग्रेजी में पढ़ेगा, तो वो प्राइमरी लैंग्वेज हो गई। दूसरी वो लैंग्वेज जो वहां प्रमुखता से सिखाई जाएगी। पहली भाषा तो वो कोई भी हो सकती है, और फिर उसके बाद जो 2 भाषाएं होंगी वो आपकी मातृभाषाओं में से होंगी, आपकी देश की भाषाओं में से होंगी। एक भाषा जिसपे आपकी शिक्षा हो, कोई भी हो सकती है वो। जैसे हमारे कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में जनरली वो इंग्लिश होती है ना। और फिर 2 भाषाएं जो होंगी वो, एक होगी हमारी देश की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक, और दूसरी कोई भी क्षेत्रीय भाषा। तो जैसे इंडिया के जनरल कंटेक्स्ट में मैं बताऊं तो पहली भाषा मान लेते हैं अंग्रेजी मीडियम में इंग्लिश, दूसरी वहां हिंदी सिखाई जाती है, और तीसरी भाषा जनरली संस्कृत सिखा दी जाती है। तो इसी पे ये चर्चा बना हुआ है। 2020 में नई शिक्षा नीति जब कस्तूरी रंगन जी ने बनाई तो उसमें त्रिभाषा फॉर्मूले का प्रावधान दिया। ये प्रावधान कोई आज का नहीं है। जब 1968 में हमारा सबसे पहली शिक्षा नीति बनी थी स्वतंत्र भारत की, कोठारी आयोग ने बनाई थी, जो उस कोठारी आयोग में भी त्रिभाषा फॉर्मूले का प्राविधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पे ये कह रहा है भैया कि जब तुम ये कर रहे हो तो एक काम इसमें ऐसा क्यों नहीं करते हो कि दक्षिण भारत के बच्चे उत्तर भारत की कोई एक लैंग्वेज सीखें और उत्तर भारत के बच्चे दक्षिण भारत की कोई एक लैंग्वेज सीखें। इससे क्या होगा, क्षेत्र भारत में भाषावाद का कॉन्सेप्ट नहीं जन्मेगा।
क्योंकि दक्षिण में वो अपनी भाषा को बड़ा समझते हैं और उत्तर भारत की भाषा को ऐसे ही समझते हैं, और उत्तर भारत में हम अपनी भाषा को बढ़िया समझते हैं, दक्षिण भारत की भाषा को कुछ समझते नहीं है। तो इससे जो भाषा में जो दूरी आई है दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में, वो खत्म हो जाएगी। तीसरी भाषा के रूप में उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखनी चाहिए, दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत की कोई एक भाषा सीखनी चाहिए। अब वो कोई भी भाषा हो सकती है, दो भाषाएं लेकिन स्वदेशी होनी चाहिए। एक भाषा कोई भी अलग हो सकती है। R1 R2 R3 ये है त्रिभाषा फॉर्मूला, और डिटेलिंग इस पे हमने चर्चा की है। नेक्स्ट अगला सवाल है, राज्य में प्रसिद्ध लुंठी बुग्याल कहां स्थित है? लुंठी बुग्याल चमोली में। किस एक धाम से संबंधित है ये बुग्याल? रुद्रनाथ से संबंधित है। रुद्रनाथ मंदिर कहां मिलेगा? चमेली रुक, चमेली रुक, चमेली रुक। तो चमेली रुक गई, तो चमेली रुक गई, तो चमेली मतलब चमोली, रू मतलब रुद्रप्रयाग, और कौ मतलब कल्पेश्वरनाथ। तो दो हमारे केदार जो हैं, पंच केदारों में से दो केदार हमारे चमोली में है, एक है रुद्रनाथ, दूसरा कल्पेश्वरनाथ। रुद्रनाथ क्यों फेमस है? चेहरे मतलब उसके मुख की पूजा होती है वहां, प्रतीक के रूप में शिव के मुख की पूजा होती है। रुद्रनाथ चमोली में है। रुद्रनाथ के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तो ये लुंठी बुग्याल संबंधित है, दूसरा पनार बुग्याल भी संबंधित है रुद्रनाथ यात्रा से। पनार बुग्याल और लुंठी बुग्याल केदारनाथ वन्यजीव विहार का ही पड़ता है इसमें। केदारनाथ वन्यजीव विहार किस, कौन सा वन्यजीव विहार रुद्रनाथ यात्रा में पड़ता है? केदारनाथ वन्यजीव विहार पड़ता है। और बताइए रुद्रनाथ के बारे में कोई बात, कोई पॉइंट है? बोलो। पितृ तीर्थ कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस एक पंच केदार को पितृ तीर्थ कहा जाता है? कि रुद्रनाथ को कहा जाता है। और ब्रह्म कमल से पूजा की जाती है। ब्रह्म कमल के लिए कौन सा केदार प्रसिद्ध है? ये है रुद्रनाथ प्रसिद्ध है ब्रह्म कमल के लिए। और गोपीनाथ मंदिर, शीतकालीन प्रवास चमोली में ही है गोपीनाथ मंदिर। नेक्स्ट अगला सवाल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मलयनाथ राज्य में किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं मलयनाथ, गणेनाथ, सैम, छुरमुल, नंदा देवी, मल्लिकार्जुन। ये प्रमुख देवता है राज्य की सबसे छोटी जनजाति, सबसे क्या कुपोषित जनजाति, और राज्य की पहली आदिम जनजाति जो कि राजी जनजाति है। नेक्स्ट, कहां पाई जाएगी? पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिलों में मुख्य रूप से वास करती है। मूक विनिमय करती है, चलवासी कृषि करती है, अपने घर को रौत्युड़ा रौत्युष कहती है, और काश कला में निपुण होती है, मुंडा इनकी बोली होती है, और डांस क्या करते हैं? रिंग डांस करते हैं। नेक्स्ट, राज्य अंतर्गत रण और बाराही शिलाओं का संबंध किस एक मंदिर से है? वाराही धाम से है। वाराही धाम से है रण और बाराही शिलाएं, वाराही धाम देवीदुरा। नेक्स्ट, किस वर्ष हेनवुड ने वाराही धाम में शवाधानों की खोज की थी? राज्य की पहली खोज है ये, पुरातात्विक खोज है, शवाधानों की खोज हेनवुड ने। और इतालवी और व्हीलर ने इसकी पुष्टि की है कि हेनवुड ने 1856 में वाराही धाम में खोज की है। बाकी आपने एक टेंपल टाइगर नाम से एक रचना लिखी है कि जिम कॉर्बेट की, टेंपल टाइगर इसी मंदिर के संबंध में है। नेक्स्ट, यहां भी आतंक था बाघ का। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी दुनिया की? जुंको तेबई, जापान की थी। 1975 में इसने फतेह किया था। किसने? जुंको तेबई ने। अगर हम बात करें, अच्छा, चोटी 15 किसका नाम है? उपनाम एवरेस्ट का ही, एवरेस्ट का पुराना नाम है ना। 1854 में जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि 1830 से 43 तक भारत के क्या रहे थे? महासर्वेक्षक रहे थे। उनके नाम पर इसका नाम एवरेस्ट किया गया। एवरेस्ट का घर भी है मसूरी में, जिसको क्या कहा जाता है? द पार्क नाम से उनका घर है। एवरेस्ट के ही नाम पर राज्य के में एक कार्टोग्राफी संग्रहालय भी है, मसूरी में ही कार्टोग्राफी संग्रहालय, जहां पे म्यूजियम बनाया गया है इसी के संबंध में। ये पुरातत्व, सॉरी, जो वो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, सर्वेक्षण के संबंध में। मैप होंगे, कंपास होगा, जैसे नैन सिंह रावत है, तो नैन सिंह रावत को समर्पित भी है वो जो कार्टोग्राफी संग्रहालय, इनके नाम पर है वो, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। तो जॉर्ज एवरेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर्वेक्षक रहे थे, भारत के महासर्वेक्षक रहे थे। सर्वेक्षण का काम ना, यहां से तिब्बत से हिमालय की दूरी, ये वो, अक्षांश दर्पण आपने रचना वचना सब पढ़ी है। ये किसकी रचना है? अक्षांश दर्पण, नैन सिंह रावत की रचना है अक्षांश दर्पण। तो सवाल हमारा ये था, किसने फतह किया था? जुंको तेबई ने फतह किया था। चोटी 15। नेपाल में क्या कहते थे एवरेस्ट को? सागर माथा कह देते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। एक बढ़िया सवाल आपसे फाइनल पूछता हूं, हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत एवरेस्ट आता है? बता दो भैया, कौन सी श्रेणी है जिसमें एवरेस्ट है स्थापित? रिसेंट का आया हुआ पेपर है किसी स्टेट का। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? हिमालय के अंतर्गत, हिमालय की श्रेणियां है ना,
क्या क्या कहते हैं, हिमालय की श्रेणियां हैं, उच्च हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, जैसे गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में भी कौन सी श्रेणी है? वो महालंगूर श्रेणी, महालंगूर श्रेणी का हिस्सा है एवरेस्ट। अगला सवाल है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के लिए किस एक गीत को आधिकारिक रूप से जारी किया गया है? दाई दाई, दाई दाई किसने लिखा है? ये किसका है फेमस? ये एक तो शकीरा ही आप जानते हो, दिस टाइम फॉर अफ्रीका, वो गाना जो चलाया था उसने पिछले फीफा में, तो फीफा के गाने वही गाती है, तो दाई दाई गाना गाया है शकीरा ने। एक बर्ना बॉय है, ठीक है, उसने भी इसमें सहयोग किया है, तो दोनों का संयुक्त रूप से। नेक्स्ट अगला सवाल है, उत्तराखंड में पंच केदारों के संबंध में 3-3 बिंदु लिखिए। अब ये लिख लेना, इतना बार बार ये चर्चा का विषय नहीं है। पंच केदार में क्या क्या आते हैं? मुख की पूजा होती है, शॉर्ट में बता रहा हूं जल्दी जल्दी। मुख की पूजा होती है, रुद्रनाथ में रुद्रनाथ की बात कर ली, फिर कल्पेश्वर नाथ है, केस की पूजा होती है। कल्पेश्वर नाथ क्यों फेमस है? जल्दी से, कहां है कल्पेश्वर नाथ? चमोली में है, उर्गम घाटी की में पड़ता है उर्गम घाटी। और ऐसे ही कुबड़ की पूजा कहां होती है? केदारनाथ में होती है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ तो फिर विस्तृत है, बहुत सारी चीजें हैं केदारनाथ के संबंध में। और बताइए, तुंगनाथ में बाह की पूजा होती है, और रुद्रप्रयाग में ही है। मदमहेश्वरनाथ रुद्रप्रयाग में है, नाभि की पूजा होती है। और कोई पॉइंट बताना चाह रहे हो इसमें, इनमें जो भी अच्छे पॉइंट तुम्हें लग रहे हैं अपने अपने बोल दो जल्दी से। सर्वाधिक ऊंचाई वाला तुंगनाथ है, 36-80 मीटर की ऊंचाई पे है। केदारनाथ आएगा तो 35-84 मीटर ऊंचाई पे है। और चौखंबा पर्वत कहां से दिखता है? पे है, कौन सा? तुंगनाथ, चौखंबा पर्वत पे है, नेक्स्ट शिखर पे। और पांडव शैली में बना है तुंगनाथ, बहुत बढ़िया, पांडव शैली में बना है। केदारनाथ की शैली में बना है, उत्तराखंडी शैली में बना है ना। और चलिए नेक्स्ट। और अगर बात करेंगे कि बद्रीनाथ की शैली में बना है, मुगल शैली में बना है। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा अपने लोगों में परिवर्तन कर दिया गया है, लोगो बदल दिया। पहले 17 स्टार थे उसके लोगों में, अब कितने स्टार हो गए? 18 स्टार। फिर इसके संबंध में आपने पूरे 17 जोन होन, ये मैंने बताया था आपको, और टॉय ट्रेन वगैरह की हमने इस पर चर्चा की थी, और सब सही से देखा था कि भारत में कब से शुरुआत होती है भारतीय रेलवे की, है ना। मुंबई से ठाणे, वो सब आपने पढ़ा था। 34 किलोमीटर, सिंध साहिब सुल्तान 3 इंजन। तो अभी उसने लोगो बदल दिया और 18 स्टार कर दिए हैं, 18 स्टार अपने लोगों में। 18वां स्टार क्यों किया है? क्योंकि अभी नया एक जोन जोड़ दिया है उसने, भारतीय रेलवे में नया जोन जुड़ गया है। उस जोन का नाम है साउथ कोस्ट जोन, साउथ कोस्ट जोन, दक्षिणी तट जोन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, नौठा कौतिक का संबंध राज्य में किस धाम से है? आदि बद्री से है। बद्रीनाथ भी 5 प्रकार के बद्रीनाथ हैं, जैसे 5 प्रकार के केदारनाथ हैं, तो आदि बद्री सारे के सारे बद्रीनाथ कहां हैं? चमोली में है। केदारनाथ पंच केदार 2 जगह हैं, और उसको भी आसानी से आप याद रखो, रुक बोलो, चमेली रुक, ये रुकवा रहा है, एक चमेली नाम की लड़की, उसको रुकवा रहा है, चमेली रुक। तो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ चमोली में, बाकी सारे रुद्रप्रयाग में है। ये जो पंच बद्री हैं, ये पांचों के पांचों चमोली में हमें मिलेंगे। तो उसी में से एक आदि बद्री है। आदि बद्री में होता है नौठा कौतिक, नौठा कौतिक, और नौठा कौतिक को ही लठमार मेला भी कहा जाता है, लठमार कौतिक भी कहते हैं। जैसे लठमार होली होती है ना बरसाने की फेमस, वैसे ही यहाँ पे भी लठमार होता है। जैसे यहाँ पत्थर फेंके जाते हैं देवीधुरा में, पत्थर मार की होली होती है ना, पाषाण युद्ध होता है ना, यहाँ लठमार होता है आदि बद्री में। और कोई बात बताना चाहते हो? आदि बद्री में विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले रंग की प्रतिमा है, इंपॉर्टेंट है भैया, 1 मीटर ऊंची काले रंग की प्रतिमा है विष्णु की। छोटे बड़े 16 मंदिर हैं यहाँ पे आदि बद्री में, आदि बद्री में। और कोई पॉइंट? नेक्स्ट आदि बद्री चमोली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नौठा कौतिक याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लोक भवन में एक एआई सम्मेलन आयोजित किया गया। उस एआई सम्मेलन का विषय था, एआई सम्मेलन था वो, उसमें एक सेगमेंट था एआई ऑन व्हील्स वाहन फ्लैग। वो अवार्ड मिला है किसी को। लोक भवन क्या है? राज्यपाल के भवन को लोक भवन अब कहा जा रहा है ना, राज्यपाल भवन को राजभवन, तो अब बदल दिए हैं उनके नाम। तो वहां पे राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया इस व्यक्ति को। व्यक्ति का क्या नाम था? नवीन चंद्र पंत नाम था। एआई ऑन व्हील्स, और एआई ऑन व्हील्स वाहन से संबंधित है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैक्सिमम क्वेश्चन इन फ्यूचर बनेंगे। नेक्स्ट, लड़ीधुरा मेले का संबंध राज्य में किस जनपद से? चंपावत से है लड़ीधुरा मेला, ठीक है। लड़ीधुरा जोड़ मेला रीठा साहेब, भूलना नहीं है, जोड़ मेला आजकल चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, सेल्सियस थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था?
जीन पियरे क्रिस्टन ने किया था, जीन पियरे क्रिस्टन। अगला क्वेश्चन है फरक्का, जीन पियरे क्रिस्टन 1743 में किया था सेल्सियस थर्मामीटर। फरक्का समझौता किन दो देशों से संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। फरक्का बांध गंगा नदी पर है, गंगा नदी से संबंधित है और विवादित है ये बांध, फरक्का बांध, क्योंकि फरक्का नदी से गंगा जल के बंटवारे के संबंध में है ये। और ये सबसे पहले हुआ था 1976 में। 1996 में इसकी मियाद पूरी हो गई, मतलब इसका समयकाल खत्म हो गया 1996 में। 1996 में फिर किया गया ये समझौता, फरक्का समझौता, भारत और बांग्लादेश के बीच में 30 साल का समझौता था। इस बार 2026 में ये फिर से खत्म हो जाएगा फरक्का समझौता, याद रहेगा। फरक्का बांध विवादित है। और यहीं पे मैं आपको बताता हूं, फरक्का बांध जो होता है पश्चिम बंगाल में, जो फरक्का बांध है वहां पे से गंगा नदी दो भागों में टूट जाती है। एक जाती है हुगली के रूप में जो दामोदर की सहायक है, कलकत्ता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। और एक चली जाती है सीधे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, उसी को गंगा को, है ना। तो वो जो फरक्का बांध है वो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट, सबसे लंबी सीमा रेखा 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा भी हमारी उसके साथ लगती है। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस की माता का निधन हो गया, उसकी माता का क्या नाम था? जेनिफर पेस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये किस परिवार से आती है? माइकल मधुसूदन दत्त के परिवार से आती है, पहली बात तो है। और दूसरी, ये इंडियन बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान भी रही थी, लिएंडर पेस की मां जेनिफर पेस। माइकल मधुसूदन दत्त कौन है? माइकल मधुसूदन दत्त वो आदमी है जिन्होंने नील दर्पण, जो देशबंधु दीनबंधु मित्र ने लिखा था। देशबंधु तो चितरंजन दास जी को कहते हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, छोड़िए। तो दीनबंधु मित्र ने एक बुक लिखी, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। तो नील के कृषकों की दुर्दशा का वर्णन है नील दर्पण बुक में, 1860 के आसपास की ये बुक है। उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। माइकल मधुसूदन दत्त की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, प्रीवियसली पेपरों में आ गई है। कैप्टिव लेडी एक रचना है उनकी, कैप्टिव लेडी। और एक और रचना लिखाई थी, कैप्टिव लेडी थी, और एक और रचना थी यार, कौन सी थी वो? मेघनाथ वध। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मेघनाथ वध। ये रचना, दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइकल मधुसूदन दत्त याद रहेगा, उसी परिवार से आती थी ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्लेज हैमर नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया, किस देश ने शुरू किया? अमेरिका ने शुरू किया था ऑपरेशन स्लेज हैमर। करते रह रहे ट्रंप जी कुछ ना कुछ नया नया। तो होर्मुज में फंसे हुए जलयानों को निकलवाने के लिए स्लेज हैमर ये अभियान अमेरिका ने शुरू किया। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्डिक देशों की यात्रा की। इस संबंध में नॉर्डिक देशों का मानचित्र बनाइए और उनसे संबंधित जलराशियों को भी मानचित्र में दर्शाइए। आप जानते हैं एक कील नहर आपने यहां पे पढ़ी थी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, उसके बीच में एक नहर है, ठीक है। एटलस आप देखें भैया, एटलस दिमाग में होना चाहिए आपके, है ना। एक बार एटलस आपने बना लिया तो उसके बाद आपके दिमाग में छपा हुआ मैप होना चाहिए। एटलस बनाने या मानचित्र बनाने का रीजन क्या है? ताकि आपके स्ट्रेटेजिक जो लोकेशंस हैं ये सारी की सारी, नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बाल्टिक नेशन और बाल्कन नेशन, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। फिर ये देश पड़ते हैं, 5 देश इसमें बेसिकली आते हैं, है ना। नॉर्डिक अगर आप समझना चाहें तो सिंपली शब्दों में ये बताऊं मैं, जो आपके स्कैंडिनेवियन देश हैं उसके ऊपर एक और बड़ा गोला बना दो, वो आ जाएंगे आपके नॉर्डिक देश। स्कैंडिनेवियन के बाहर नॉर्डिक, तो स्कैंडिनेवियन खुद ही समा जाते हैं नॉर्डिक में। अब इसमें जो देश हैं ये उत्तरी मोस्ट देश हैं यूरोप के, उत्तरतम देश हैं ये। और ये सारे देश दुनिया भर के इंडेक्सेस में टॉप रेट करते हैं। कोई भी आप इंडेक्स उठा लो, टॉप 5 में यही कंट्रीज आपको मिलेंगी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ठीक है। और एक चीज आपको मैंने ये ध्यान रखने को कहा था कि आइसलैंड नाम आइसलैंड है लेकिन ग्रीनरी से भरा हुआ है वो। ग्रीनलैंड का नाम ग्रीनलैंड है लेकिन बर्फ ही बर्फ है वहां। और बाकी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनर, इन देशों में क्रोनर किसकी मुद्रा है? क्रोनर इन देशों में, जो नॉर्डिक देश हैं उनमें से एक किसी देश की मुद्रा है क्रोनर। फिनलैंड की है या डेनमार्क की है? चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और इसको मानचित्र में अच्छे से देख लेना। उत्तरी सागर देख लेना है आपने, अटलांटिक महासागर यहां पे उत्तरी अटलांटिक देख लेना है, और उत्तरी महासागर देख लेना है। बीच में यहां पे आपको देख लेना है बाल्टिक सागर देख लेना है,
ठीक है, नेक्स्ट आगे चलता हूं। अभी मैप का क्वेश्चन है, क्या चर्चा करूं इसमें। हाल ही में भारतीय मूल के ओरन राय ने प्रसिद्ध पीजीए चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीजीए चैंपियनशिप। जैसे टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते हैं साल भर में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ग्रैंड स्लैम, ये सब है, वैसे ही गोल्फ में भी 4 टूर्नामेंट होते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट है चौथा टूर्नामेंट है पीजीए। पीजीए हर साल होता है और ये अभी भारतीय मूल के व्यक्ति ने जीता है, ओरन राय ने। तो याद रख लेना है, यहाँ पे गोल्फ से संबंधित है ये, गोल्फ से, ठीक है। गोल्फ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे गोल्फ के वर्ड हैं हमारे टी, टी, और एक बोगी, बोगी शब्द होता है गोल्फ, और फोरसम होता है। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में भारतीय रक्षा क्षेत्र में चर्चा में रहा C295, C295, व्हाट इज C295, क्या है ये पहला स्वदेशी एयरबस है, सैन्य परिवहन विमान है, सैन्य परिवहन विमान C295। अगला सवाल है 51। हाल ही में किस व्यक्ति ने एवरेस्ट पर 32वीं बार फतह करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? कामीरीता शेरपा, कामीरीता शेरपा, शेरपा है नेपाल के। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नीदरलैंड्स की किस ऐतिहासिक बांध की सराहना की, और इसी के आधार पर भारत में गुजरात में कौन सी बनाई जा रही है, वो जल प्रबंधन कार्य किया जा रहा है? कल्पसर परियोजना, डच मॉडल पे आधारित होगा वो। नीदरलैंड्स के निवासियों को डच कहा जाता है ना, ठीक। तो कौन सा था वो, कौन सा बांध था? लूटजिक कुछ नाम था, कुछ तो बताओ, 2 शब्द बताओ। अजीब सा नाम था उस झील का, ऐतिहासिक झील, नीदरलैंड्स की ऐतिहासिक बांध। एफ्ल्यूटजिक, याद आ गया मुझे, एफ्ल्यूटजिक, एफ्ल्यूटजिक बांध है वो, एफ्ल्यूटजिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में इबोला का वैश्विक आपात घोषित किया है? कांगो, युगांडा, कांगो और युगांडा, इन 2 देशों में किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़कर कितनी हो गई है? 38 हो गई है। देवदास नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इसी पे मूवी बनी है। सुमित्रानंद पंत की सभी रचनाएं, उनका उपन्यास बताओ एकमात्र। हार। पहली किसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ मिला? चिदम्बरा। और किसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला? काला बूढ़ा चांद। साहित्य अकादमी कब मिला? 1960। और ज्ञानपीठ 1968 चिदम्बरा के लिए। इनका पहाड़ी एक उपन्यास, एक रचना है इनकी, पहाड़ी, बुरांस, बुरांस। तो बाकी सारी रचनाएं देख लेना आप, ठीक, इंपॉर्टेंट है सारी रचनाएं। किस वर्ष वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया? 1498, पुर्तगाल से आया था, और कलिकट बंदरगाह केरल में रुका है। कान्हा टाइगर रिजर्व राज्य में किस देश में है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा हो गया, संजय हो गया, बांधवगढ़ हो गया, यही है ना? क्या क्या थे? माधव हो गया, माधव, माधव, ये सारे के सारे नेशनल पार्क हैं, कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। कान्हा से बाघों का घर कहा जाता है। और क्यों चर्चा कर रहे हैं? कैनाइन डिस्टेंपर नाम का एक वायरस फैला हुआ है अभी, तो उसमें उससे फिर उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है, उत्तराखंड सरकार ने भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी 2 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो पहला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट, और एक 15वां टाइगर रिजर्व 2015 में जो बना राजा जी, तो उन हाई अलर्ट घोषित किया है। तो ये याद रख लेना, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है। कान्हा कहाँ है? एमपी में है। हाल ही में राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? उनसे संबंधित, उनके सुधारों से संबंधित 5 बिंदु लिखिए। भुवन चंद्र खंडूरी। पहली बात तो ये भुवन चंद्र खंडूरी सेना में रहे, 1982 में इन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया सेना में इनकी सेवाओं के लिए। बाद में ये उत्तर भारत के कैबिनेट मंत्री भी रहे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, सड़क और परिवहन में, ठीक, राज्य मंत्री रहे। उसके बाद उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए इन्होंने प्रयास किया, और राज्य जब स्वतंत्र हो गया तो 2007 में ये क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। 2011 में मुख्यमंत्री रहे। 2007 में जब मुख्यमंत्री बने तो 2008 में इन्होंने महिलाओं का पंचायत में आरक्षण 50% किया। 2011 में लोकायुक्त बिल लाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है इनके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगला। हाल ही में फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में है। फीफा की स्थापना 1904 कहाँ? पेरिस में। हेडक्वार्टर ज्यूरिक में। पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930। और इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में प्रगति 2026 नाम से 13 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत में कहां हो रहा है? मेघालय में हो रहा है, प्रगति 2026। फार्मोसा जल संधि किन 2 देशों को पृथक करती है? चीन और ताइवान को। इसको ताइवान स्टेट भी कहा जाता है ना, ताइवान स्टेट। फार्मोसा जल संधि, ताइवान स्टेट। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध राज्य के किस एक ऐतिहासिक धाम से है? रुद्रनाथ, अभी बात की थी। क्वेश्चन नंबर 64।
हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति ने गोल्फ के क्षेत्र में हॉल इन वन उपाधि से प्राप्त की है? ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के हैं ये। होल इन वन का आयोजन उत्तराखंड में हर साल जो है आयोजित किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो एक ही बार में इसमें होल करना होता है। गोल्फ आप जानते हैं ना, गोल्फ अमीरों का खेल है ये। टोपी कैप है पहनते हैं, बोगी वोगी चला रहे होते हैं, बड़े बड़े लॉन होते हैं। तो ये है, ट्रंप जी दिख जाएंगे आपको टाइम टाइम पे खेलते हुए। तो जितेंद्र भट्ट नाम है इनका। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनपीए इज, हाल ही में भारत की रक्षा क्षेत्र में चर्चा में रहा सूर्यास्त्र क्या है? क्या है सूर्यास्त्र? क्या है सूर्यास्त्र? एक रॉकेट सिस्टम है, रेंज 300 किलोमीटर की है। इसे नीबे कंपनी ने बनाया है, इजराइल की नीबे कंपनी के साथ है हमारा। अच्छा, आप ये ध्यान रखना, हम अक्सर बात करते रहते हैं कि चांदीपुर रेंज से उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से टेस्ट किया गया। चांदीपुर रेंज में कौन सा द्वीप है? वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये किस एक द्वीप का हिस्सा है? व्हीलर द्वीप। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप ही है और वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। याद रहेगा। पन्ना, संजय, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, ये कहां के टाइगर रिजर्व हैं? मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। पुटिंग द ग्रीन, बेकर, कोर्स, लाई, स्टाइमिटी, निवालिक, बोगी, फोर्सम, आयरन, किसके शब्द हैं ये? गोल्फ के संबंध है। और टी का संबंध क्या होता है गोल्फ में? समतल भूमि को कहते हैं टी गोल्फ में।